यूसीसी के खिलाफ एक और याचिका हाईकोर्ट में दायर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी पहुंचा हाईकोर्ट। यूसीसी को बताया शरिया कानून के खिलाफ। उत्तराखंड में 10 लाख बच्चों को मिलेगी मुफ्त कॉपियां। स्कूली बच्चों को किताबों के साथ ही मिलेंगे निःशुल्क कॉपियां। हर साल 60 लाख से ज्यादा अधिक बांटी जाती हैं किताबें। उत्तरकाशी के मौरी में बर्फबारी के बीच स्कूल पहुंचे बच्चे। ओसला गांव के बच्चों ने बर्फबारी के बीच की प्रार्थना। अनुशासन, समर्पण और भविष्य निर्माण की पेश की मिसाल। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर यूसीसी से जुड़ी हुई है, जहां यूसीसी को लेकर एक और याचिका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाईकोर्ट में दायर कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूसीसी के खिलाफ एक और याचिका दायर की गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी हाईकोर्ट पहुंचा है। यूसीसी को बताया शरिया कानून के खिलाफ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील पर याचिका दायर की गई है। 1 अप्रैल को होगी सभी याचिकाओं की सुनवाई। हाईकोर्ट में सरकार अपना पक्ष भी रखेगी। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलीलों पर याचिका दायर की गई है। एक और याचिका यूसीसी को लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई है और 1 अप्रैल को सभी याचिकाओं की सुनवाई होगी और इसी के साथ सरकार भी अपना पक्ष हाईकोर्ट के सामने रखेगी। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। यूसीसी के खिलाफ एक और याचिका हाईकोर्ट में दायर की जा चुकी है और ये याचिका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दायर की गई है, जिसमें कानून को शरिया के खिलाफ बताया गया है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। देहरादून से खबर है, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी हाईकोर्ट पहुंच गया है और यूसीसी को शरिया कानून के खिलाफ बता दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूसीसी को बताया शरिया कानून के खिलाफ। अब इसकी सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई होगी और हाईकोर्ट में सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां यूसीसी के खिलाफ एक और याचिका दायर की गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी हाईकोर्ट पहुंच गया है। यूसीसी को शरिया कानून के खिलाफ बताया गया है और अब सभी याचिकाओं पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी और हाईकोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई है कि यूसीसी के खिलाफ एक और याचिका दायर हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? देखिए प्रिया, बिल्कुल यूसीसी के खिलाफ एक और याचिका दायर की गई है हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट में जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है यूसीसी को शरिया कानून के खिलाफ बताया है और उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण किया जा रहा है और इसमें जो है शरिया कानून के खिलाफ है। देखिए बिल्कुल, इससे पहले अगर देखा जाए तो जमीयत उलेमा हिंद ने दरवाजा खटखटाया, उससे पहले अनेक लोगों ने याचिका दायर की है और याचिकाओं पर राज्य सरकार 1 अप्रैल में अपना पक्ष रखेगी और 1 अप्रैल में इसकी सुनवाई होगी। हालांकि जिस तरीके से इस याचिका को दायर किया गया था, उत्तराखंड के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने बार एसोसिएशन के रजिया बेग ने, उन्होंने जिस तरह से उसको दलील दी थी और दलील देने के बाद याचिका दायर की गई है और याचिका पर अब सुनवाई के लिए कहा गया है हाईकोर्ट की ओर से कि 1 अप्रैल में तमाम जितनी याचिकाएं इस यूसीसी की लिव इन रिलेशनशिप के लेकर रखी गई हैं उन पर सुनवाई की जाएगी। और देखिए इसमें प्रावधान को लेकर के सब सवाल उठा रहे हैं। देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें हालांकि अभी तक एक ही कपल को मंजूरी मिल पाई है। 16 पेज का फॉर्म बनाया गया है जो ये पूरा भरना अनिवार्य है, अपने धर्म गुरुओं से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है, उसमें तमाम आपको अभिलेखों को दर्ज करना होगा, आपकी जांच होगी और साथ ही साथ आपको ये भी बताना होगा कि आप लिव इन रिलेशनशिप में से पहले थे या अभी नई रिलेशनशिप में आ रहे हैं, आने वाले कल में आपके विवाह का क्या प्लानिंग है, बच्चे की प्लानिंग क्या है, आगे जो है उसको लेकर के आप जो संपत्ति है उसको लेकर के क्या प्लानिंग रखी है। तो तमाम चीजों को लेकर इसमें प्रावधान रखे गए हैं। 16 पेज का फॉर्म है जिसको लेकर के पूरा भरना होता है। लेकिन हालांकि जब से ये यूसीसी लागू हुआ है और लिव इन रिलेशन का प्रावधान सामने आया है तो उसे लेकर विपक्ष सड़क से सदन तक हंगामा कर रहा है। तमाम जो लोग हैं उसके खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने भी हाल ही में सदन के दौरान काफी सवाल उठाए थे, सर पर भी हंगामा हुआ था, तरीके तोड़ते हुए उन्होंने जो है आगे घेराव करने की कोशिश की थी विधानसभा की। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर विरोध चल रहा है। देखना यह है कि आखिरकार राज्य सरकार अपना किस तरह का पक्ष 1 अप्रैल में रखती है और क्या कुछ उस पर सुनवाई होती है। जी प्रिया। जी योगेश, जिस तरीके से आपने बताया कि क्या कुछ सरकार पक्ष रखेगी वो तो देखना है, लेकिन ऐसे में जब कांग्रेस जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठा रही है, लेकिन क्या
कांग्रेस की तरफ से कोई याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है? नहीं, जी देखिए बिल्कुल कांग्रेस जो है इसको लेकर के एक जो है अभियान चला रही है और 70 विधानसभाओं में जाकर एक फॉर्म को जी भरवाएगी और उनके कार्यकर्ता जो है माता पिताओं से मिलेंगे, उनको इस कानून के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ इसको लेकर के एक जी फॉर्म भराएंगे और फॉर्म भरा करके पूरी वो फॉर्म का जो खाका है वो तैयार होगा, उसकी पूरी एक लिस्ट तैयार होगी, कितने लोग इसके विरोध में है, कौन नहीं चाहता कि उत्तराखंड की इस संस्कृति के खिलाफ एक यूसीसी आए, तो बिल्कुल उसको लेकर के फॉर्म भरवाया जाएगा। उसका फिर पूरा खाका तैयार करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो राष्ट्रपति तक का दरवाजा जी खटखटाएंगे। जी जी योगेश, हमारे साथ बने रहिए। अगली बड़ी खबर भी उत्तराखंड से जुड़ी है, जहां बच्चों को सौगात मिली है। ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में 10 लाख बच्चों को मुफ्त अब कॉपियां मिलेंगी। स्कूली बच्चों को किताबों के साथ साथ निःशुल्क कॉपियां दी जाएंगी। धामी सरकार ने बजट में नया प्रावधान किया है, बच्चों के लिए सौगात मिली है। 60 लाख से अधिक बच्चों को अभी तक किताबें बांटी जाती थी, अब इस प्रावधान के आने से किताबों के साथ साथ कॉपियां भी बांटी जाएंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में 10 लाख बच्चों को मुफ्त कॉपियां मिलेंगी। स्कूली बच्चों को किताबों के साथ साथ निःशुल्क कॉपियां भी दी जाएंगी। धामी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। हर साल 60 लाख से अधिक किताबें बांटी जाती थी और अब इन किताबों के साथ साथ कॉपियां भी बांटी जाएंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई है, धामी सरकार ने बच्चों को नई सौगात दी है, अब किताबों के साथ साथ कॉपियां भी बांटी जाएंगी, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? हाँ देखिए बिल्कुल प्रिया, जी जैसे देखा जाए कि उत्तराखंड में 10 लाख बच्चों को कॉपियां मुफ्त मिलेंगी। ये धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा है। हाँ देखिए बिल्कुल शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में 10 लाख स्कूली बच्चों को किताबों के साथ जी इस बार कॉपियां भी निःशुल्क दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय सरकार ने इसका बजट में प्रावधान किया है। देखिए हाल ही में जिस तरह देखा जाए कि सदन में नियम 58 के तहत बदहाल शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया था, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित तमाम जो विपक्षी नेता है उन्होंने इसको लेकर कहा था कि दुर्गम क्षेत्रों में व्यवस्था सही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं हो पा रही है, स्कूली बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कई स्कूल ऐसे हैं जिन पर ताले लटक चुके हैं। उसका जवाब देते हुए डॉक्टर धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, शिक्षकों की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक किया जा रहा है, 5 साल के लिए दुर्गम क्षेत्रों में नौकरी करना अनिवार्य है, इसके लिए वो कैबिनेट में प्रस्ताव रखने वाले हैं ताकि जो है इस पर भी मोहर लग सके। उन्होंने कहा कि जो भी राज्य में स्कूल हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है और जो भी टीचर्स हैं उनकी तैनाती 5 साल के लिए दुर्गम क्षेत्र में अवश्य रहेगी। अगर वो वहां पर जाकर तैनाती नहीं रखते, वो वहां पर समय से नहीं पहुंचते, वहां पर बच्चों को ख्याल नहीं रखते, समय से उन्हें नहीं पढ़ाते हैं, उनकी कोई भी लापरवाही सामने आती है तो बर्खास्त की कार्रवाई तक की जाएगी। उन्होंने साथ ही साथ इसमें ये भी बताया कि जो है लगातार जो बच्चे शिक्षकों की भर्ती है, शिक्षकों की भर्ती के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दौरान जिस तरह के शिक्षा विभाग में कामकाज हुए हैं तो लगातार बेहतर व्यवस्था की गई है, उससे का रिजल्ट निकलकर सामने आया है कि लगातार बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सवाल उठाया उन्होंने सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 60 लाख से अधिक बच्चे जो हैं वो मुफ्त किताबें उनको दी जाती हैं और इस बार जो है कॉपियां भी मुफ्त दी जाएंगी और इस बार जो है 10 लाख बच्चों से इसकी शुरुआत की जा रही है। जी जी धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करनी। अगली खबर टनकपुर से है, जहां टनकपुर में सेवा संकल्प की ओर से 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर शिविर का लाभ उठाया। वहीं सेवा संकल्प धारिणी फाउंडेशन के फाउंडर ट्रस्टी गीता धामी ने दूसरे दिन के शिविर का शुभारंभ किया। इस शिविर में राज्य और अपोलो अस्पताल नई दिल्ली के वरिष्ठ और अनुभवी डॉक्टरों की ओर से उपचार और स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। इस दौरान निःशुल्क दवाइयां, चश्मे, कान की मशीनें, छड़ियां और व्हील चेयर भी वितरित किए गए। इस मौके पर गीता धामी ने सेवा संकल्प फाउंडेशन के संबंध में कहा कि सेवा केवल एक शब्द मात्र नहीं बल्कि एक भावना है जो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को रेखांकित करती है। उन्होंने बताया कि इस दिन 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे दूरस्थ क्षेत्र के भाई बहन लाभान्वित हो। वहीं शिविर के बाद गीता धामी ने ग्राम सभा उचौली गोट जाकर विगत दिनों सड़क दुर्घटना में युवकों के आकस्मिक निधन होने पर उनके परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। लेकिन आप सभी लोग देख रहे हैं इस प्रदेश के लिए, और मैं ये आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैं भारत माता की
उत्तरकाशी में बर्फबारी के बावजूद भी स्कूलों में बच्चे पहुंच रहे हैं और प्रार्थना करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे दूरस्थ विकासखंड मोरी के औसला गांव के बच्चे बर्फबारी के बावजूद भी स्कूल पहुंचे। विद्यालय आना केवल शिक्षा का हिस्सा नहीं बल्कि अनुशासन, समर्पण और भविष्य निर्माण की नींव है। स्कूल में बच्चे भारी बर्फबारी के बीच प्रार्थना करते दिखाई दिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक नौडियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आई हैं कि बच्चे बर्फबारी के बावजूद भी स्कूल पहुंचे और प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल प्रिया, आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले जो उत्तरकाशी जनपद में जो जमकर जो हिमपात हुआ था, उसके बाद जो है क्योंकि लगातार जो है कई समय से यहाँ पे बर्फबारी नहीं थी, परसों जो है बर्फबारी के बाद जो है बहुत सुंदर नजारा यहाँ पे हो गया था। और अगर बात करूँ जनपद उत्तरकाशी के दूरस्थ क्षेत्र मोरी की, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके अंदर उनके हौसले को मानना पड़ेगा कि इतने बर्फबारी के बाद जो बच्चे जो है स्कूल गए टाइम पे, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे प्रार्थना की। और जो टीचर हैं उनकी जो है यहाँ उत्तरकाशी जनपद में जमकर तारीफ हो रही कि इतने खराब मौसम के बाद भी जो है वो लोग जो है अपने जो है कर्तव्य को निभा रहे हैं। जी धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबर उत्तरकाशी से है, जहां एक दुकान में आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक दुकान में भीषण आग लग गई थी, जहां देर रात तहसील भटवाड़ी के ग्राम थलन मंगलपुर में एडवोकेट विमल नौटियाल सन ऑफ तारा दत्त नौटियाल के मकान में आग लग गई। सूचना मिलते मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। खबर रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ी हुई है, जहां आग लगने की खबर सामने आ रही है। रामनगर स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क की ढेला रेंज के जंगलों में धधक रही आग ने वन्य संपदा को अपनी आगोश में ले लिया है। ऐसे में वन्य जीवों के लिए भी जीवन संकट खड़ा हो गया है। ढेला रेंज में फैल रही आग को लेकर वन विभाग के कर्मियों पर सवाल उठ रहे हैं। इस संबंध में कॉर्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर साकेत बडोला ने बताया कि हम फायर ड्रिल के तहत जंगलों में फायर लाइन क्लियर कर रहे हैं। आग को नियंत्रित करने के लिए हमारे कर्मचारी तैनात हैं। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि वन्य जीवों को कोई नुकसान न पहुंचे। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने भी जंगलों की इस आग पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जंगलों में जब आग लगती है तो वन्य जीवों के अंडे, बच्चे और टाइगर के शावक भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। जंगलों में धुएं से जानवरों को भी दिक्कतें होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक कर अधिकारियों को जंगल को आग से बचाने के निर्देश दिए हैं। ये जांच का विषय है। आपने बहुत बड़ी बात कही है। जब पूरा इक्विपमेंट दिया है, सरकार पैसा दे रही है, कॉर्बेट के अधिकारी भी लगातार इस बात को कह रहे हैं, और वहां पर मौके पर इसका यूज क्यों नहीं हो रहा है, तो ये जांच का विषय है। इसमें जो है उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, क्योंकि ये कोई हल्का मामला नहीं है। क्योंकि इससे अचानक ही पूरे जंगल में आग लग सकती है, और जब जंगल में ये सीजन है तो आग पकड़ेगी, फिर वो किसी से रुकने वाली नहीं है। तो ये गंभीर विषय है, इसमें जरूर हम मांग करेंगे कि इस स्तर पर जांच होनी चाहिए। कि हमारा जो फायर प्रिपरेशन जो होती है, फॉरेस्ट फायर को फाइट करने की प्रिपरेशन, उसके अंतर्गत कई कार्य किए जाते हैं। उसमें एक हमारा कंट्रोल बर्निंग का एक अभियान चलता है, जिसमें कि जो फायर लाइन्स हैं या कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर फायर हो सकती है, वहाँ पर फायर लाइन्स क्रिएट की जाती हैं। तो उसमें सारा जो उसमें जो ज्वलनशील पदार्थ जो आ गया है, इकट्ठा हो गया, उसको कंट्रोल रूप में एक कंट्रोल एक्टिविटी के अंतर्गत उसको जलाया जाता है, ताकि वो फॉरेस्ट फायर की लाइन जो है वो क्लियर हो जाए। और हमारी पूरे जो वन प्रबंधन है, उसके अंतर्गत पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में फायर लाइन्स बनाई गई हैं, जो कि अलग-अलग साइज़ की होती हैं और पहले से बनाई गई हैं, जो कि हमारे कई दशकों से जो है वो चला आ रहा है। उन फायर लाइन्स को हर फायर सीज़न से पहले मेंटेन किया जाता है। तो हमारी जो फॉरेस्ट फायर फाइटिंग प्रिपरेशन है, उसके अंतर्गत ये सारी कार्रवाई की जाती है। नहीं, जैसे मैंने कहा कि अभी कोई भी फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंस सामने नहीं आया है। वो सारी चीज़ें जो हमारा कंट्रोल बर्निंग वाला जो एक कार्यक्रम होता है, उसके अंतर्गत की जाती है। उसका पूरा उद्देश्य ये होता है कि जो ज्वलनशील पदार्थ जो फॉरेस्ट की जो ज़मीन है उसमें इकट्ठा हो गया है, उसको एक नियंत्रित रूप से उसका फुकान किया जाए। ताकि जब कभी फायर लगे तो जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा अनियंत्रित ना हो पाए। तो ये नियंत्रित फुकान जो है, जिसको कंट्रोल बर्निंग भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत ये कार्रवाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता सलीम अहमद साहिल से। सलीम, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं कि जंगलों में आग लग रही है और उससे वन्य जीवों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके ऊपर जीवन का खतरा मंडराने लगा है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट?
जी देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क की ढेला रेंज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि फायर सीजन 15 फरवरी से शुरू हो चुका है और फायर ड्रिल के नाम पर जो है फाइलानो किनारे पर सफाई की जा रही है आग लगा करके, जिससे कि आग जो है अगर आग लगती है जंगलों के अंदर तो वो अपना विकराल रूप धारण ना कर सके। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आई है वो बहुत ही चिंताजनक है और ये बहुत ही आने वाले समय में गंभीर साबित हो सकती है कि जंगलों के अंदर फायर ड्रिल के नाम पर जंगलों के 30-30, 40-40 हेक्टेयर के प्लांटेशनों में आग लगा दी गई, जबकि जो इसका नियम था आग लगाने का वो ये था कि फायर कंट्रोल यंत्र लेकर के वन विभाग के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद उसको आग को लगा करके उसको जब जाएंगे तो बुझा करके जाएंगे। लेकिन जंगलों के अंदर लगातार आग लगी, जिससे वन्य जीवों का चारा खाने का जो था वो खत्म हो गया, वन्य जीवों को छुपने के लिए जगह खत्म हो गई और जो वन्य जीव जमीन पर अपने परिवार को पैदा करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उनके साथ कितनी बड़ी संख्या में उनकी जो है वो प्रभावित हुए हैं, इसका अभी डाटा निकल करके सामने नहीं आया। जी सलीम, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, आग लगी है, तो ऐसे में ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वही मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए हैं कि इसको रोका जाए, इस पे अच्छे से काम किया जाए, तो क्या कुछ इसमें अधिकारियों का कहना है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी कुछ 2-3 दिन पहले पूर्व जब मीटिंग ली है जंगलों की आग को लेकर के, क्योंकि हर साल ये देखा जाता है कि जंगलों में भीषण आग लगती है और वन्य जीवों के साथ साथ लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री गंभीर नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरीके से अधिकारियों की जो लापरवाही इस समय पर नजर आ रही है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक विकराल रूप धारण वो आग करेगी और उससे बड़ा नुकसान एक जो होगा। लेकिन इसके साथ साथ ही वन्य जीव मानव संघर्ष को लेकर के कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है विवादों में घिरा हुआ है, कुछ समय से लगातार वन्य जीव संघर्ष जो है बढ़ता जा रहा है। तो लोगों का भी ये कहना है कि जिस तरह जंगलों में आग लग रही है, धुआं उठ रहा है, जंगलों में टाइगर के छिपने के लिए जगह नहीं है, वन्य जीवों के खाने के लिए चारा नहीं है, तो वो जो आबादी की ओर को रुख कर रहे हैं और जब वो आपस में शिकार करने के लिए टाइगर निकलता है तो कहीं ना कहीं उससे जो लोग वहां आबादी के किनारे पर रह रहे होते हैं, आबादी में रह रहे होते हैं, उनके ऊपर भी वो हमला कर देता है, जिससे मानव जीव संघर्ष जो है देखने के लिए मिलता है। लेकिन उन अधिकारियों की जिम्मेदारी क्या थी? जिन अधिकारियों को जिम्मा दिया गया था कि फायर ड्रिल जो है पूरे नियमों के हिसाब से की जाएगी, वो अधिकारी आग लगा करके आखिर कहाँ नदारद हो गए वहां से, जो मौके पर वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो मौके पे खड़ा होकर के पूरे कार्य को अंजाम दिया जाता। तो इसकी एक जांच होनी चाहिए। जो मदन जोशी हैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा है कि हम इसमें जांच की मांग करेंगे अपनी सरकार से कि इसमें जांच की जाए, उसमें ये पता लगाया जाए कि कितने वन्यजीव इससे प्रभावित हुए हैं, कितने वन्यजीवों के घर इसमें जले हैं, इसके साथ ही जो जंगल जला है उसमें जो वनस्पतियां जली उसको कितना नुकसान हुआ है और जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी इस सारे अभियान को चलाने की, वो अधिकारी इतनी लापरवाही कर रहे हैं। इस लापरवाही का जिम्मेदारी क्या अपने सर पर लेंगे? अधिकारी जो डायरेक्टर हैं इसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि अधिकारी जो है हमने मौके पर रह करके इस काम को करेंगे, लेकिन वो नहीं है मौके पे। तो हो सकता है कि डॉक्टर साहब को जिम्मेदारी जानकारी पूरी ना दे पा रहा हो, विभाग छुपाया जा रहा हो उनसे, तो अधिकारियों को अब मैदान में उतर करके देखना पड़ेगा कि फायर ड्रिल के नाम पर जंगलों को किस तरीके से उजाड़ा जा रहा है। जी धन्यवाद सलीम हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर लक्सर से जुड़ी हुई है, जहां होली के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसको लेकर अब इस बार सीसीटीवी कैमरों की मदद से हुड़दंगियों को चिन्हित करना है। शराब परोसने वाले होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट के स्वामियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली के जश्न पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके की खबरें सामने आई है, होली का त्योहार आने वाला है और पुलिस प्रशासन अलर्ट है, तो पुलिस ने क्या कुछ तैयारियां की गई है? बिल्कुल, देखिए फागुन का महीना शुरू हो गया है। यहाँ पे फागुन माह में होली का त्योहार होता है। होली के त्योहार में अक्सर देखा जाता है कि यहाँ जो कई हुड़दंगी होते हैं उनकी वजह से कई लोग चोटिल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरी तरीके से वाहनों को चलाना या फिर शराब पी के नशे में वाहनों को चलाना, ऐसे में कई हादसे हो जाते हैं, जिसको लेकर यहाँ पे पुलिस ने अपनी कमर कस लिया। पुलिस लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है जो हुड़दंगी है, उनको यहाँ पे चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। होली के दिन यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। ऐसे लोगों के ऊपर जो यहाँ पे लोगों को परेशान करते हैं या फिर अनावश्यक रूप से लोगों के ऊपर रंग डालते हैं, और अक्सर देखे जाते हैं कि रंग डालते समय कहीं विवाद भी सामने आते हैं, तो किसी भी तरह कोई विवाद ना उसको लेके यहाँ पे पुलिस ने तमाम जो तैयारी है वो अभी से करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे कुछ लोग जो हुड़दंगी होते हैं, जो थानों में पहले से चिन्हित होते हैं, उनको यहाँ पे दोबारा से चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों को होली से पहले हवालात का रास्ता दिखाया जाएगा। जी प्रिया। जी मनोज, जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, तो ऐसे में जो शराब की दुकानें हैं, पहले भी इनमें कार्रवाई की गई होगी, पिछले साल भी, तो ऐसे में उन्हें कुछ चेतावनी दी गई है पुलिस की तरफ से?
बिल्कुल देखिए पीवी अक्सर देखा जाता है कि ये जो हरिद्वार है यहाँ पे वन विभाग क्षेत्र भी है। यहाँ पे वन विभाग का जो राजाजी नेशनल पार्क है उसमें भी कुछ लोगों को अक्सर देखा जाता है कि शिकारी जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं होली के आसपास। और यहाँ पे किसी तरह किसी जानवर का कोई शिकार न करे उसको लेके भी यहाँ पे जो वन विभाग की टीम है वो भी लगातार गश्त कर रही है। तमाम जो यहाँ पे कुछ जो पॉइंट है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए वन विभाग के द्वारा। यहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा भी तमाम जो होटल ढाबे वहाँ पे चेकिंग अभियान चलाकर एक लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों ये जो होटल ढाबे उनको चेतावनी भी दी जाएगी कि कोई भी व्यक्ति अपने होटल ढाबे में शराब नहीं बेचेगा। यदि कोई व्यक्ति बेचता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पहले भी लगातार हमने देखे कि नशे को लेकर जो हरिद्वार पुलिस है वो यहाँ पे कार्रवाई करती हुई नजर आती है। लेकिन होली को लेकर यहाँ पे अलग से विशेष अभियान चलाया जाएगा क्योंकि होली पे कहीं हादसे हो जाते हैं, कई लोगों की मौत भी हो जाती है। और यहाँ पे नशे में वाहन चलाने को लेकर पुलिस सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है कि अगर नशे में कोई वाहन चलाता हुआ पाया जाएगा तो उसका लाइसेंस भी यहाँ पे रद्द किया जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई वो भी उस पर की जाएगी। जी धन्यवाद मनोज हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार के मोती बाजार में एक दुकान में आग लगने का मामला सामने आया है, जहां कई सारा सामान जलकर राख हो गया। मोती बाजार में ठंडे कुएं के पास स्थित बिशन दास एंड सन्स दुकान में आग लग गई। दुकान में प्लास्टिक का सजावटी सामान बिकता है, जिसे आग ने तुरंत तेजी से आग पकड़ ली और मिनटों में दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। दुकानदार रात को दुकान बंद कर चला गया था, लेकिन 10:30 बजे करीब आसपास रहने वालों ने दुकान में धुआं निकलता देखा तो फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तब तक दुकान में रखा ज्यादातर सामान जलकर राख हो गया था। चंपावत के उड्डयन इंटरनेशनल स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो विज्ञान से जुड़ा हुआ था। आपको बता दें कि चंपावत के उड्डयन इंटरनेशनल स्कूल में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने कई प्रकार के मॉडल पेश किए। शनिवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश चंद्र पंत, नैनीताल के वैज्ञानिक मोहित जोशी और स्कूल प्रबंधक दीपक जोशी ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस दौरान कई स्कूल से आए हुए छात्र छात्राओं ने मॉडल पेश किए। सबसे पहले मैं आईजीओ को नेशनल साइंस डे की बधाई देता हूं। उन्होंने इस रिमोट एरिया में इतना अच्छा आयोजन किया है और बच्चों ने स्पेशली जो एग्जिबिट्स यहाँ पर लगाए हैं, प्रदर्शनी लगाई है, काफ़ी सराहनीय है छोटे शहर में, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं इन आईजीओ और इनके मेंटर्स को बधाई देना चाहूँगा और इस तरह से ये इनका हौसला अफजाई करते हैं, जिससे बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ें और बच्चों में एक क्यूरियोसिटी डेवलप करें, जिससे वो नया नया साइंस में करने की सोचें। यही मेरा मानना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने जा रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में हम कुछ दिन पहले से तैयारियां कर रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे यहाँ पर आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे पहाड़ के ज़िले हैं जहाँ पे शिक्षा के लिए बच्चों को हम जागरूक करना चाहते हैं, और मुख्य उद्देश्य ये है कि आज के जो वर्तमान युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कंप्यूटिंग का युग है या स्पेस का युग है, बच्चों को उसके बारे में अवेयर किया जाए ताकि भविष्य में जाके वो अपना उस फील्ड में करियर बना सकें और देश के विकास में योगदान दे सकें। तो चूँकि मैं एरीज जो कि एक एस्ट्रोनॉमी का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वहाँ से आता हूँ, तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को स्पेस के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में अवेयर किया जाए ताकि देश की वैज्ञानिक नींव को हम मजबूत। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।